हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सक्लूसिव एकेडमी में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हमारे एजुकेशंस और एकेडमिक वीडियोस आते रहते हैं। तो आज हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, वो उसका जो हमारा सेकंड पार्ट है, हम यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे। और जो इससे पहले का पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, वो हमने आपको पहले ही बना कर दे दिया, तो आप वहाँ से देख लीजिए। बाकी इस चैप्टर में आज हम लोग वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे कुछ रह गई थी। तो आज हम इस चैप्टर का देखिए, दोबारा से मैं आपको नाम बता देता हूँ, दो ध्रुवीयता का अंत। देखिए, इस चैप्टर में आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब हमारा पूरी तरीके से विश्व दो भागों में बंटने के बाद भी पूरी तरीके से सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तो वहाँ इस चैप्टर को हम समझते हैं, उसकी सारी कहानी इसमें थी। तो मैंने आपको वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको बता दी है, फर्स्ट पार्ट में बता दी है। तो आज हम यहाँ पर उसके लिए एक नया पार्ट बनाते हैं, जिसमें जो चीज़ें रह गई थी वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज हम उन चीज़ों को क्या पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा पहला है शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी में हमारा क्या होता है, शॉक थेरेपी, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसके परिणाम क्या हैं, ये सभी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं फिर पहला टॉपिक हमारा, जैसे कि आज का शॉक थेरेपी क्या होता है, व्हाट इज़ शॉक थेरेपी। देखिए, शॉक थेरेपी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। जब हमारा सोवियत संघ विघटित हो गया था, तो उसके जितने भी देश थे, उन सभी देशों को एक तरीके से शॉक पहुंचा था। देखिए, शॉक का मतलब बेसिकली होता क्या है, किसी को झटका देना। और थेरेपी का मतलब होता है कि उसको फिर उसके बाद ट्रीटमेंट कर देना। तो शॉक थेरेपी वो होती है। आप देखते होंगे कि जो हमारे हॉस्पिटल वगैरह में भी एक तरीके की शॉक थेरेपी चलती है। ये बस उस तरह की नहीं है, बट जोड़ के रख रखा है। तो देखते हैं कि इसको किस तरीके से कोरिलेट कर रखा है। तो शॉक का मतलब हो गया है किसी को झटका देना, और थेरेपी का मतलब फिर उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट करना। तो हुआ क्या था, ये बात जैसे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद की है, 1991 के बाद की। तो सोवियत संघ के सभी जितने भी देश हुए, उसमें से अलग हुए थे, उन देशों को बहुत सारी दिक्कतें सामने करनी पड़ी। कि भाई उन देशों को पता ही नहीं था कि इतने सालों तक हमें जो यहाँ पर जी रहे थे वो कि दूसरी दुनिया, जो बाहर की दुनिया है, उससे अलग है। उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत उनको हुई। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उनको एकदम से शौक लगा कि भाई हम तो इन चीज़ों से परिचित नहीं थे। और फिर अमेरिका ने उनको अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत बढ़िया प्रयास किया, जिसको हम थेरेपी कहते हैं। यानी कि उनको कहा कि आप दिक्कत ना करिए, आज हम आपको आपकी जो अर्थव्यवस्था है पुरानी, उसको हम ठीक करके देंगे, आपकी जो इकॉनमी है उसको बैलेंस करके देंगे। तो पहले तो उनको शौक दे दिया, पहले तो उनको विकेट करवा दिया, उसके बाद फिर उनको थेरेपी करवाने की सोचा। तो इसका नाम इसीलिए शॉक थेरेपी पड़ गया। तो आपको समझना है शॉक थेरेपी का मतलब यहाँ पर क्या बनता है। तो चलते हैं, बाकी इसके अलावा क्या पढ़ना है इसमें, कि शॉक थेरेपी का मीनिंग बेसिकली यही था कि आघात पहुंचा करके उसका उपचार करना। अमेरिका ने सोवियत संघ के जितने भी स्वतंत्र देश थे, उनकी व्यवस्था, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक नया प्लान प्लान बनाया, जिसका नाम था शॉक थेरेपी। इसके बारे में, इसकी पॉजिटिव पॉइंट, इसके नेगेटिव पॉइंट हम पढ़ेंगे, बट हमें आपको बता दूं एक बार फिर से कि इसका मीनिंग इतना था कि जितने भी वहाँ पर देश बचे थे, उनको विकास करवाने के लिए ही ये काम किया गया था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पीछे अमेरिका की बहुत बड़ी चाल भी थी, क्योंकि अमेरिका तो अपने हित के अलावा कोई दूसरा काम कर नहीं सकता। कोई, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर वो ये काम फ्री में करेगा। तो क्या, चलते हैं इसमें कि देखते हैं कि अगला, कि शॉक थेरेपी की विशेषता क्या क्या हो सकती है। जैसे कि सबसे बड़ी बात, शॉक थेरेपी की एक विशेषता ये भी है कि जितनी भी बड़ी बड़ी मिल्कियत थी, बड़ी बड़ी ज़मीन थी, बड़ी बड़ी इमारतें थीं, वो सभी सरकारी थीं पहले, लेकिन वो अब लोगों को बांट दी गई। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोवियत संघ के अंदर पूरी तरीके से एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि समाजवाद को चलाती थी। अब समाजवाद का मतलब सबका बराबर, सार्वजनिक चीज़ होगी सारी। लेकिन जैसे ही वो सोवियत संघ से अलग हुए, तो उनकी सभी चीज़ें अब प्राइवेट के हाथों में दे दी गई। यही शॉक थेरेपी मॉडल था। शॉक थेरेपी का मीनिंग, शॉक थेरेपी का पर्पस सिर्फ इतना है कि सार्वजनिक चीज़ों को प्राइवेट करके एक तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था बना करके देश का विकास करना, बिल्कुल अमेरिकी मॉडल पे आधारित था। तो इसका पहला विशेषता ये रही कि जितने भी तरीके के स्वामित्व हुआ करता था सरकार का, बट अब वो नहीं रहा, वो निजी हाथों में चला गया है। तो इसकी विशेषता कह लीजिए। तो हम यहाँ पर इसके पॉजिटिव पॉइंट पढ़ रहे हैं। दूसरा, जितनी भी राज्य की संपदा थी, अब वो निजी के हाथों में चली गई है। यानी कि सिंपल सी बात है, जो हमारे बड़ी बड़ी इमारतें, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, जितनी भी चीज़ों संपदा होती है देश की,
चाहे वो संपत्ति किसी रूप में हो या किसी भी पैसे के मामले में हो, वो सभी अब नीच के हाथ में चले गई थी, जो भी हमारे प्राइवेट चीज़ें थी। खाली इतना ही नहीं, सामूहिक फार्म, जगह, पार्क, मतलब हर चीज़ अब प्राइवेट के हाथों में थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो भी अब मुक्त व्यापार होगा, वो इस व्यवस्था का, कह सकते हैं इस व्यवस्था की प्राथमिकता थी। यानी कि ये व्यवस्था चाहती थी, शौक तरीके चाहती थी कि व्यापार हो, और व्यापार सिर्फ मुक्त तरीके से हो। यानी कि उस पर किसी तरीके का टैक्स ना लगाया जाए, कोई भी उस पर अलग से कोई कर ना लगाया जाए। इसी को शौक थेरेपी की विशेषता कहा जाता है। तो ये हमारे कुछ पॉजिटिव पॉइंट आपने समझे यहाँ पर, जो कि शौक थेरेपी के विशेषताओं में काम आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है। 4 हेडिंग है, समझ लीजिए इनको, और फिर इनको आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन करा उसी तरीके से आपको थोड़ा सा अच्छी सी भाषा इस्तेमाल करके, बुकिश लैंग्वेज इस्तेमाल करके आपको अंदर लिख देना है। देखिए 4 नंबर का है, 4 मिल जाएंगे, 3.5 भी नहीं, इससे कम नहीं मिलने के, मैं बता दूं आप लोगों को। तो थोड़ा ध्यान से लिखना है, आपको गलती नहीं करनी है, काम हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ कुछ सामने आते हैं कुछ इसके परिणाम, कि जब इसको हमने कहीं वहाँ इन देशों में इसको अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद क्या फीडबैक निकल कर आया। तो इसमें फीडबैक तो देखिए, सबसे पहला था कि जितने भी उद्योग सब निजी हो गए थे, किसी पे भी सरकार का अधिकार नहीं रहा था, मैंने आपको पहले ये बताया। उसके बाद अब यहाँ समझना है कि जब हमने ये सारी चीज़ें कर दी, तो क्या परिणाम निकल कर आया। पहला परिणाम आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने, कि जब जितना भी उद्योगकरण था वो निजीकरण हो गया। इसके साथ साथ जो अर्थव्यवस्था थी वहाँ की, वो बेकार हो गई। बेकार क्यों हो गई? क्योंकि अगर आप समझेंगे कि जितने भी देश होते थे, या स्टार्टिंग में आप किसी भी देश को, जिसको कुछ नहीं पता, उस देश को अगर आप एकदम से कहेंगे कि भाई आपको देश चलाना है, वहाँ पर कोई प्रधानमंत्री कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो किस प्रकार चलाएंगे। सेम वही हालत यहाँ पर होती है। कोई उनको लीड करने वाला नहीं था। जो यहाँ के अमीर लोग हैं, वो बेचारे गरीबों के हाथों लुट रहे हैं। तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव पड़ा, और सभी अर्थव्यवस्था वहाँ की बिल्कुल चरमरा गई, डगमगा गई, जिसकी वजह से देशों की सामाजिक असंतुलन, और कह सकते हैं कि आर्थिक असंतुलन देखने को सामने आया। इतना ही नहीं, वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति जो थे, अब वो दिवालिया हो गए। यानी कि जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन हुआ करते थे, अब उनके पास भी पैसा नहीं रहा, वो भी दिवालिया हो गए। क्योंकि क्या रीज़न रहा, कि बिल्कुल पूरे तरीके से उनको भी अपने उद्योगों को छोड़ना पड़ा। देखिए ये कोई स्थिति ऐसी होती है, अभी यहाँ पर आपने देखा होगा, सपोज़ कीजिए जैसे कि 1947 में भारत के साथ हुआ था। जो लोग जहाँ पर थे, वो एक दूसरे को विभाजन के समय एक दूसरे को मार रहे थे, अपनी जगह छोड़कर जा रहे थे। कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी देखने को मिला। किसी को कोई पाबंदी नहीं है, कोई किसी के शोरूम में, कोई किसी के दुकानों में घुस कर वहाँ से लूटा-माटी कर रहा है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता। बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हो गए, अपने बिज़नेसमैन पूरे ठप हो गए, बिज़नेस ठप हो गया। क्यों? क्योंकि भाई उनको कोई रोकने वाला नहीं है लोगों को। और जिनके पास अपना खुद नहीं था, वो बेचारे दूसरों का अपने खाने-पीने के लिए दूसरों को लूट रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति सामने को देखने को आई। तो ये पूरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये शॉक थेरेपी का परिणाम थे। उनको एकदम से उनको इस तरीके से नहीं देना चाहिए थी पूरे देश की व्यवस्था, कि आप लोग को पता है नहीं। आपने पूंजीपतियों को या जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं उनसे कहा कि आप देश चलाइए। या तो फिर ऐसा हो सकता था कि वो लोग पूरे तरीके से देश को बिल्कुल एक तरीके से बेच के खा जाते, लेकिन कहीं न कहीं उन्हीं लोगों को, गरीब लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। तो ये एक इसका मेन पॉइंट था। उसके बाद अब जो आखिरी पॉइंट ये है कि ये पूरे तरीके से एक सेल, सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा जाता है इन देशों को, जो कि नव स्वतंत्र देश थे सोवियत संघ के। ऐसा हुआ कि बड़े-बड़े सारे उद्योगों को बिल्कुल सेल की तरह लगा दिया गया। जैसे आप देखते होंगे सेल लगती है, जो भी हमारा करोड़ों का माल बिल्कुल कौड़ियों का दाम हो जाता है। बड़े-बड़े सामान जो थे बिल्कुल एकदम बहुत सस्ते रेटों में आ गए, क्योंकि कोई ले नहीं रहा था पैसों में। तो उसके बाद क्या होता है कि सारा सामान जो था उद्योगों का, वो बहुत ही कम दामों में बिका, जिसकी वजह से बिल्कुल आर्थिक व्यवस्था गतिरुद्ध हो गई, बिल्कुल रुक गई। तो ये हमारे परिणाम निकले, जो कि बेहतर परिणाम सामने नहीं आए। इसी वजह से शॉक थेरेपी को एक बहुत क्रूर मॉडल भी कहा जाता है। तो चलिए, आज की वीडियो समाप्त होती है, और जितना भी आप लोगों को समझ में आया उसके लिए लाइक कीजिए, शेयर करते रहें वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नहीं करा। और अपने दोस्तों में बताइए कि इस वीडियो के बारे में, उनको भी रेफ़र कीजिए, क्योंकि देखिए इनको एग्ज़ाम आने वाला आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का, तो उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को वीडियोस देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें सारे कंसेप्ट आपको सॉल्व करा दिए हैं, और पिछली वीडियो के अंदर भी आपको मैंने बताया था कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी चलते हैं, और अगली वीडियो के लिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।